जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं MP टेट वर्ग 3 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की मैराथन क्लास। और इसमें हमने जो आपका कल 22 तारीख का आज जो 22 तारीख का हमारा एग्ज़ाम हुआ है दोनों शिफ्ट का, और उसको हमने ना एनालाइज़ किया। देन आपके लिए ये क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आपका क्योंकि रोज़ एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम ना हो, इसलिए हम आपको जल्दी से क्वेश्चंस लगवा देते हैं। और लेकिन हम क्वेश्चंस आपको लगवाएं इससे पहले आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई अभी हमारी क्लास से न्यू जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो रोज़ की क्लासेस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। ठीक है, चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को लाइक भी किया होगा और शेयर ज़रूर कर दिया होगा। शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम हमारा पहला क्वेश्चन लगा देते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। मतलब कि जो हमारी शिक्षा होती है वो क्या करती है, अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। और ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्किनर ने, या पेस्ट्रोलॉजी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? इनमें से कौन है जिनका ये कथन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और हम आपके लिए टाइमर लगा देते हैं। आपके पास 20 सेकेंड्स रहेंगे। इस 20 सेकेंड्स में आप इसका राइट आंसर लगाइएगा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। और ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी, स्किनर, या फिर पेस्ट्रोलॉजी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? इनमें से किसका ये कथन है? चलिए तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब कुछ जो मानव का विकास है कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, और लेकिन इनमें से कौन सा एक जो सिद्धांत है वो मानव सिद्धांत पर आधारित, मानव विकास सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आप बताइएगा। चलिए हम आपके लिए टाइमर लगा देते हैं। बताइए इनमें से कौन सा नहीं? अनुक्रमिता का सिद्धांत नहीं है, या फिर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत नहीं है, या प्रतिवर्ती वाला सिद्धांत नहीं है, या फिर निरंतरता? तो बताइए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, और इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है प्रतिवर्ती। क्या है इसका राइट आंसर? प्रतिवर्ती सिद्धांत जो है वो मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जबकि अनुक्रमिता सिद्धांत मानव सिद्धांत विकास के सिद्धांत पर आधारित है, सामान्य से विशिष्ट भी है, और निरंतरता का भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बताइए इनमें से कौन से अवधारणाओं का विकास निम्न में से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है, या फिर संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इनमें से किस विकास का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है, या संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है? बताइएगा। चलिए
तो आपका टाइम समाप्त होता है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास का हिस्सा, है ना। जो अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। और हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अब जो सोमवार या फिर मंगलवार से आपको जो एडवांस मैथ की क्लास जो रहेगी वो ऑनलाइन आएगी रात को 8:30 या 8 बजे या 8:30 बजे का टाइम हम रख लेंगे। और उसके रोज़ आपकी डेली आया करा करेगी एडवांस मैथ की क्लास है, जिसमें हम जो एडवांस मैथ में जैसे ज्योमेट्री वगैरह होता है या मेंसुरेशन होता है, ये सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे। हम आपको क्वेश्चन से नहीं करवाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे देन क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप बिल्कुल, अगर आपने जैसे किसी ने वर्ग 2 का एग्ज़ाम देना हो जो मैथ से दे रहा हो, या फिर है ना वर्ग 1 का देना हो जिसका मैथ हो, या रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम जिनमें सब में, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो, किसी में भी सब में ही मैथ आती है। और हम जो मैथ आपको पढ़ाएंगे पूरी एडवांस लेवल का मैथ पढ़ाएंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। आप चाहें तो उनके नोट्स भी बना सकते हैं, हम प्रॉपर हर एक चीज़ को समझाएंगे। तो आप उन क्लासों को देखना ज़रूर देखिएगा, उनको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास हमारी सोमवार या फिर मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगी। और फर्स्ट क्लास से ही कोशिश करिए देखने की, ताकि बिल्कुल आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। जो आपको पेड क्लास में मिलता है ना, वो पूरा हम यूट्यूब पर फ्री में आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो आप ज़रूर हमारी उन क्लासों से भी जुड़िएगा। आपको कुछ या कल या फिर परसों हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन हम अभी फिर भी आपको बता रहे हैं। तो आप ज़रूर जैसे इन क्लासों से आप जुड़ते हैं, अगर आप किसी दूसरा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो हम बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए, हम बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कराएंगे। तो हमारी उन क्लासों से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। बताइए, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है किसका, गौण का या फिर गत्यात्मक का या फिर स्थिर का या फिर प्राथमिक का। बताइए इसमें से क्या है जो आनुवांशिकता का जो सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता का इनमें से किसको सामाजिक संरचना माना जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौण का, गत्यात्मक का, स्थिर का या प्राथमिक का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, स्थिर, है ना। इसका क्या है आंसर, स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उपकरण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है रचनात्मक आंकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो मौखिक प्रश्न या फिर सत्र प्रश्न या प्रश्नोत्तरी और खेल या फिर दत्त कार्य। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा, है ना। कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्त कार्य। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड समाप्त होते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है सत्रकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सत्रकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्रकार जो है वो रचनात्मक आंकलन का उपकरण नहीं होता है, ठीक है। जबकि मौखिक प्रश्न होता है, प्रश्नोत्तरी और खेल होता है और दत्त कार्य भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किसने दिया है, मतलब ये कथन किस टाइप का है, सही हो सकता है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर रहा है ये, या फिर बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर ये पूरे ही सही हैं। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं।
ये कथन सही हो सकता है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर रहा है ये, या फिर वृद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या इनमें से सारे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो है वो सही है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर रहा है ये, है ना। पहले से ही मतलब कि लैंगिक रूप से क्या कर रहा है, असामान्यता भी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किस की हिंसा से निपटने के लिए, या फिर दबाव से निपटने के लिए, थकान से निपटने के लिए, या फिर अजनबियों से निपटने के लिए। इनमें से किस चीज़ से निपटने के लिए रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। बताइएगा, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किससे निपटने के लिए, हिंसा से निपटने के लिए, दबाव से निपटने के लिए, थकान से निपटने के लिए, या फिर अजनबियों से निपटने के लिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दबाव से निपटने के लिए, है ना। किससे, दबाव से निपटने के लिए, है ना। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता किसे, दबाव से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी हो सकता है। बताइए इनमें से किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से भी हो सकता है, जनन ग्रंथियों का, या एड्रिनल ग्रंथि का, या फिर गल ग्रंथि का, या फिर अभिभ्रक ग्रंथि का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी मतलब कि जो किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से हो सकता है। बताइए मनुष्य की पाचन क्रिया से हो सकता है इनमें से, जनन ग्रंथि का, एड्रिनल ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, या फिर अभिभ्रक ग्रंथि का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है अभिभ्रक ग्रंथि का। किसका, अभिभ्रक ग्रंथि का, है ना। तो अभिभ्रक ग्रंथि किसकी सहायता का संबंध मनुष्य की पाचन ग्रंथि से, पाचन क्रिया से है, तो किस ग्रंथि का है, अभिभ्रक ग्रंथि का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बताइए इनमें से कौन सा बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यौन शिक्षा, या फिर बुद्धि परीक्षण, या फिर खेलकूद का मैदान, या फिर सुंदर विद्यालय भवन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा, यौन शिक्षा है, बुद्धि परीक्षण है, खेलकूद का विकास है, और सुंदर विद्यालय भवन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खेल कूद के मैदान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, खेल कूद के मैदान, है ना। खेल कूद का जो मैदान है वो बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड, आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। ये क्वेश्चन आई थिंक ऊपर नीचे सेट हो गए हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। बताइए इनमें से निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि कौन सी है। समस्या का समाधान विधि, या फिर वाद विवाद विधि, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर किंडरगार्टन विधि। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। खेल कूद मतलब खेल पर आधारित विधि इनमें से कौन सी है, समस्या समाधान विधि, या फिर वाद विवाद विधि, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर किंडरगार्टन विधि। और आप ये बताइए इसमें से इसका, एक मिनट अभी हम पहले इसका आंसर ले लेते हैं फिर देखते हैं ना। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, किंडरगार्टन विधि है। अब ये बताइए कि ये जो किंडरगार्टन विधि है हमने आपको बता चुके हैं, तो ये बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने
ये विधि दी थी। ये आपके लिए होमवर्क है, हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किंडरगार्टन विधि किस वैज्ञानिक ने जो है इन्वेंट की थी या फिर क्या इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति चयन के सिद्धांत का संबंध है, बताइए इनमें से प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? सुकरात से है, प्लेटो से है, डार्विन से है या फिर रूसो से है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकृति चयन के सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सुकरात से है, प्लेटो से है, डार्विन से है या फिर रूसो से है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, आपका टाइम भी कंप्लीट मतलब यहाँ पर हो गया है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डार्विन का, है ना। प्रकृति चयन का सिद्धांत किससे है? डार्विन से है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। डार्विन बाद भी है ना। तो प्राकृतिक चयन का विकासवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब शिक्षा हो गई है कैसी? शिक्षक केंद्रित हो गई है, विद्यालय केंद्रित हो गई, मित्र केंद्रित हो गई या फिर बाल केंद्रित हो गई? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बताइएगा। अब शिक्षा जो है वो कैसी हो गई है? शिक्षक केंद्रित हो गई, मतलब शिक्षक को ध्यान में रख के पढ़ाई जाता है या फिर विद्यालय को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है या फिर मित्र को या फिर बाल केंद्रित हो गई? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए। चलिए, आपका टाइम भी हो गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित हो गई, है ना। अब शिक्षा कैसी हो गई है? बाल केंद्रित। तो आंसर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक क्या है? बताइए, सामाजिकरण का प्रथम घटक क्या है? परिवार है, विद्यालय है, राजनीतिक दल है या फिर क्रीड़ा स्थल है? बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक पूछा है, बताइए क्या हो सकता है इसमें से। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक परिवार हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, राजनीतिक दल हो सकता है, ये क्रीड़ा स्थल हो सकता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बताइए। चलिए, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? परिवार, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक है, परिवार जो है बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसमें संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध तथा भय या उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम या फिर वातावरण में समायोजन? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम, वातावरण में समायोजन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अच्छा हमने वो नहीं लगाया है, एक सेकेंड। चलिए, हमने लगा दिया है आपके लिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए, आपका भी समय कंप्लीट होता है और टाइमर हट चुका है। बताइएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तेजना या फिर भावों में उथल पुथल क्या होता है? संवेग का शाब्दिक मतलब संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या फिर भावों में उथल पुथल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। बताइए भाषा विकास का अंतिम क्रम कौन सा है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि का उच्चारण, शब्द उच्चारण या फिर भाषा विकास की पूर्व अवस्था? बताइएगा भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? बताइएगा कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्द उच्चारण, भाषा विकास की पूर्व अवस्था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, आपके 20 सेकंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भाषा विकास की पूर्व अवस्था कहलाता है ना। भाषा विकास के क्रम की अंतिम अवस्था क्या है? भाषा विकास की पूर्व अवस्था को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें से भंडार गृह किसका है? बताइए। इदम, अहम या परम अहम या इदम एवं अहम। मतलब कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है और फिर ये तुम्हारे जो अपने अंदर इच्छाओं का भंडार गृह होता रहता है तो उसको क्या कहेंगे? इदम अहम, परम अहम या फिर इदम एवं अहम। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। हम थोड़ा तेज़ स्पीड से पढ़ाएंगे ताकि आपको है ना क्या कहते हैं, आपके एग्ज़ाम में मतलब ज़्यादा क्लास में टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी आप ले सकें। अगर आपको ज़्यादा तेज़ टाइम लग रहा है तो आप है ना स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग द्वारा। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इदम, है ना। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है उनसे भंडार गृह किसका कहलाता है? इदम का कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। बताइए, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शिशु फिर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं और आंसर लगाइएगा कि जो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? किशोर अवस्था है, बाल अवस्था है, शिशुअवस्था है या तीनों ही हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? तीनों। उपरोक्त तीनों अवस्था ही शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिजियोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट ये किसकी रचना है? मतलब ये फिजियोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट ये किसकी रचना है? वॉल्टर हंटर की या फिर वॉटसन की या कार्ल लैथले की या फिर टॉम मेल की? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने ये बुक्स इन लोगों की पढ़ रखी हैं, मतलब जैसे आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें ये बुक्स भी आई होंगी, तो बताइएगा कि फिजियोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट ये किसकी रचना है? वॉल्टर हंटर की या फिर वॉटसन की या फिर कार्ल लैथले की या फिर टॉलमैन की? बताइएगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वॉटसन की बुक है। ये किसकी बुक है? ये बुक वॉटसन की। ठीक है, तो किसकी बुक है ये? वॉटसन की। ठीक है, तो बी आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। बताइए, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? शीलर ने दिया है, कैम्स ने दिया है, पैट्रिक पॉवलोव ने दिया है, स्टैनली ने दिया है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? शिलर ने दिया है, कैम्प्स ने दिया है या पैट्रिक पावलोव ने दिया है या फिर स्टैनली हॉल ने दिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है और ये किसने दिया है? चलिएगा, आपका 20 सेकेंड कंप्लीट भी हो गए हैं और इसका जो राइट आंसर है ये किसने दिया है अधिगम का सिद्धांत? तो ये दिया है पैट्रिक पावलोव ने। किसने दिया है? पैट्रिक पावलोव ने ये सिद्धांत दिया है, अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो किसने? पैट्रिक पावलोव ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाल विकास का अर्थ है। बताइए बाल विकास का क्या अर्थ है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन या फिर बालक का गुणात्मक विकास या फिर व्यक्तित्व में परिवर्तन? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन, या फिर बालक का गुणात्मक परिवर्तन, या फिर व्यक्तिगत परिवर्तन, व्यक्तित्व परिवर्तन बालक का विकास का अर्थ है। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसका राइट आंसर क्या है कि बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, बालक का विकास कहलाता है। बालक के गुणों में भी परिवर्तन हो और उसके परिमाण में भी परिवर्तन हो, उसी को हम बालक का विकास कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, बताइए इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्रोगमैन नहीं है, या फिर सोरेसन नहीं है, हरलोक नहीं है, या सुकरात नहीं है। बताइएगा इसमें से कौन व्यक्ति हैं, कौन हैं जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो क्रोगमैन नहीं है, या फिर सोरेसन नहीं है, या हरलोक नहीं है, या फिर सुकरात नहीं है। बताइएगा राइट आंसर क्या है इसका। चलिए आपका टाइम कंप्लीट हो गया है और इसका राइट आंसर क्या है, सुकरात है ना। सुकरात क्या है, एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, जबकि ये दार्शनिक हैं। क्या है, ये एक दार्शनिक है और मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। बताइए इसमें से क्या एक संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। झगड़ालू, या फिर विनोदी, या समायोजित, या फिर भीरू। बताइए इसमें से एक लक्षण है जो किसका है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। बताइएगा संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण इसमें से क्या है। झगड़ालू होना, विनोदी होना, समायोजित होना और भीरू होना। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिएगा बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है समायोजित, है ना। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है क्या, समायोजित होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है। गिलफोर्ड का जो अभिसारी चिंतन पद है ना, ये इसका प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है। बुद्धि के समान अर्थ में, या फिर सृजनात्मकता के, या फिर बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि के, सृजनात्मकता के, या बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए आपका जो समय है पूरा हुआ और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सृजनात्मकता। क्या है इसका आंसर, सृजनात्मकता। मतलब कि जो अभिसारी चिंतन शब्द है ना, वो किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी। बताइए क्या बोल रहा है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, या फिर कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। इनमें से किसकी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की, या फिर सामान्य बालकों की, या फिर सृजनशील बालकों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों या कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। इनमें से किसकी है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। चल
तो आपका टाइम यहीं समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सृजनशीलता। क्या है इसका राइट आंसर? सृजनशील बालकों की, है ना। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनशील बालकों की योग्यता होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? बताइए। मानव का विकास किन दो योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक संस्कृति कारकों का, वंशानुक्रम वातावरण का, या उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव विकास की किन दो, मतलब मानव का विकास होगा तो इनमें से कौन दो परिणाम हैं जो योगदान, मतलब जिनका योगदान से वो इनका विकास होगा मानव का? अभिभावक और अध्यापक के मतलब योगदान से, सामाजिक संस्कृति के योगदान से, वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान से, या उपरोक्त सभी। चलिए, आपका टाइम भी समाप्त हो रहा है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान से। किसके? वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान से मानव के विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसके अतिरिक्त, इनमें से किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया? बताइए, इनमें से किसके अतिरिक्त जो हैं, एक इनमें से अलग होगा, बाकी तीन जो हैं वो त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित हैं। तो बताइए वो एक अलग कौन सा है? संदर्भगत, या फिर अवयवभूत, या फिर सामाजिक, या फिर अनुभाविक? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। आपने उनके अगर जो ये स्टर्नबर्ग जो है इनका अगर त्रितंत्र पढ़ा होगा तो इसमें से त्रितंत्र सिद्धांत जो पढ़ा उसमें से बताइए इनमें से एक क्या नहीं है? संदर्भगत नहीं है, अवयवगत भूत नहीं है, सामाजिक नहीं है, फिर या फिर अनुभाविक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है सामाजिक नहीं है। उसमें क्या नहीं है? सामाजिक नहीं है। मतलब त्रितंत्र सिद्धांत में संदर्भगत भी है, अवयवभूत भी है और अनुभाविक भी है, लेकिन सामाजिक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या बोलेंगे? बताइएगा। मतलब कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीख रहा है, खुद के प्रत्यक्ष अनुभव से कुछ नहीं सीख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम बोलेंगे, अनुबंधन बोलेंगे, प्रायोगिक अधिगम बोलेंगे, फिर आकस्मिक अधिगम बोलेंगे? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर आकस्मिक अधिगम? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, चलिए इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम। ठीक है, मतलब कि इस सामाजिक अधिगम प्रक्रिया में दूसरों के व्यवहार से सीखा जाता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। ठीक है, तो वो कौन सा है? सामाजिक अधिगम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? बताइए इनमें से किस चीज़ के योगदान के लिए पियाजे जाने जाते हैं? भाषा के विकास के योगदान के लिए, या फिर है ना संज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, या फिर सामाजिक विकास के लिए? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे जो हैं वो इनमें से किस चीज़ के योगदान के लिए जाने जाते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे निम्न में से किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा के विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, नैतिक विकास के, या फिर सामाजिक विकास के? बताइएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? नैतिक। क्या है? क्या है? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं।
ठीक है, कौन, ब्याज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बालक को समायोजन की समस्या होती है, बताइए। इनमें से किस समूह के बालक को के दूसरे के साथ समायोजन करने की समस्या होगी। औसत बुद्धि वालों को, या फिर ग्रामीणों को, ग्रामीण बुद्धि वाले को, या अध्ययनशील बुद्धि वाले को, या फिर कोशाग्र बुद्धि वाले को, बताइएगा। इसमें से किस बुद्धि वाले बालक मतलब किस बुद्धि वाले समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसको समायोजन की समस्या होती है। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। कौन सी बुद्धि वाले हैं, तो जो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे के जो समूह होता है उन्हें समायोजन करने की क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध है। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर सभी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या इनमें से सभी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है सभी, है ना। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है, धनात्मकता, है ना। कि बुद्धि सृजनात्मकता के किस प्रकार का सह संबंध है, तो किस प्रकार का है, धनात्मक सह संबंध है। ठीक है, जैसे जैसे सृजन करेंगे वैसे वैसे आपकी बुद्धि में भी विकास होगा, तो ये कैसा है, धनात्मक संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है, बताइए। इनमें से स्वकेंद्रित अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, 3 से लेकर 6 वर्ष तक की, या फिर 6-7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, या फिर किशोर अवस्था की, बताइए। इनमें से कौन सी उम्र जो होती है, कौन सी अवस्था जो होती है वो बालक के लिए केंद्रित अवस्था होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, या फिर 3 से लेकर 6 वर्ष तक की, या फिर 7 से लेकर किशोर अवस्था तक की, या किशोर अवस्था में, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने सभी ने इसका आंसर लगा दिया होगा और इसका राइट आंसर है 3 से लेके 6 वर्ष तक की। आप भी आंसर लगाते हुए चलें, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा। हम बाद में सबके आंसर देखते हैं, सबके कमेंट्स भी देखते हैं, और कोई कमेंट्स ऐसा रहता है जिसका हमको लगता है कि किसी ने प्रश्न पूछा है तो हम उसका आंसर भी देते हैं, या कोई अपनी कोई समस्या भी बताता है, बोलता है कि हमें आपकी क्लास में जैसे कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं या कम हैं, है ना, आप और दूसरा सब्जेक्ट की भी आप करवा दीजिए तैयारी। तो जैसे भी आपका कोई सजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर भी देते हैं और दूसरी क्लास में हम उसको बताते भी हैं। तो आपको अगर कोई सजेशन देना है या फिर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है ना, और ऐसा कुछ भी है तो आप बताइएगा, हम उसके हिसाब से आपको करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी की मैराथन ले आएँ तो हम एक दिन पूरा हिंदी की मैराथन आपको कंप्लीट करा देंगे, समथिंग 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। आप कहें तो संस्कृत की भी करवा देंगे हम तो आप जैसा आपको लगेगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है ना। इनमें से कौन सी अवस्था होगी जिसमें बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। समलिंगी मतलब समान लिंग के, है ना। भ्रूण अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, या फिर किशोर अवस्था में, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। भ्रूण अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्य अवस्था में या फिर किशोर अवस्था में? किस अवस्था में होता है बताइएगा। चलिए जल्दी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो रहता है बालक का जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, समलिंगी मतलब समान लिंग की ओर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधित अब बोध हो जाता है बताइएगा। इनमें से किस जो मतलब कि किस उम्र का बच्चा फिर वो है ना समय, दिन, दिनांक सब देखना मतलब उसको सब आने लगता है। 16 वर्ष का बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा, 11 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का बताइएगा। इसमें राइट आंसर क्या है। किस आयु के बालक जो हैं वो समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है बताइए। 16 वर्ष का बच्चा है, 9 वर्ष का, 11 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 वर्ष का बच्चा। क्या है, 9 वर्ष का बच्चा क्या है, घड़ी देखना स्टार्ट मतलब उसको आने लगता है, पूरा दिन, दिनांक, क्षेत्रफल सब बताने लगता है। ठीक है का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है बताइए। इनमें से किस वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये माना कि अच्छा वातावरण मिलेगा तो बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि होगी। मेंडल ने कहा ये, कूले ने कहा, स्टीफन ने कहा या फिर क्लार्क ने कहा। इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बोला है कि अगर वातावरण, बच्चे को वातावरण अच्छा मिलता है तो उसकी बुद्धि लब्धि में भी विकास होगा बताइएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है। चलिएगा आपका टाइम कंप्लीट हुआ और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्टीफन ने कहा है। ये किसने कहा है, स्टीफन ने कहा है कि अगर बालक को अच्छा वातावरण मिलता है तो उसकी बुद्धि लब्धि में भी क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है बताइए। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है, संवेगों का अधिक्य या संग्रह की प्रवृत्ति या कल्पना की बहुलता या फिर समायोजन का अभाव बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता इसमें से नहीं है। क्या नहीं है इसमें, कि संवेगों का अधिक होता है या फिर संग्रह की प्रवृत्ति होती है या फिर बालक को कल्पना की बहुलता होती है, ये समायोजन का उसमें अभाव होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संग्रह की प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संग्रह की प्रवृत्ति। तो किशोर अवस्था की ये विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है, संग्रह की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। कोई भी बालक है उसका अगर समाजीकृत निर्धारित करना है तो किस तकनीक से करेंगे, उसकी साक्षरता तकनीक से या समाज मिति तकनीक से या फिर निरीक्षण तकनीक से या जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। साक्षात्कार तकनीक से, समाजी मिति तकनीक से, निरीक्षण तकनीक से या फिर जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो
इसका राइट आंसर है समाज मिति तकनीक द्वारा। क्या है? समाज मिति तकनीक द्वारा बालक का समाजीकृत हो जाता है, मतलब निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में? बताइए। कोई भी बालक या बालिका है, वो अपने जीवन में किसी आदर्श के, मतलब किसी व्यक्ति को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, या फिर शैशवावस्था? ये सभी बताइए कौन सी अवस्था में वो स्वीकार करते हैं। चलिएगा, आपका टाइम लग चुका है। बताइएगा कि बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है? बताइए किस अवस्था में वो किसी दूसरे को स्वीकार करेंगे? किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, शैशवावस्था, ये सभी बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? चलिए, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो किशोर अवस्था है ना। किशोर अवस्था में बालक क्या करने लगता है? किसी अन्य को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सृजनशील बालक के लक्षण है। बताइए सृजनशील बालक के लक्षण क्या हैं? समस्या के प्रति सजगता का अभाव है उसके अंदर, या गतिशील चिंतन का अभाव है, या जिज्ञासा का अभाव है, या अनमनीयता होती है? बताइए, तो इसमें से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अनमनीयता बताइएगा, है ना। तो सृजनशील बालकों का लक्षण क्या होगा? समस्या के प्रति सहजता का अभाव, या गतिशील चिंतन का अभाव, या फिर जिज्ञासा, या फिर अनमनीयता? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो जिस बालक, चलिए टाइम भी आपका समाप्त होता है। जो भी बालक सृजनशील है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सृजन करता है, तो वह बालक किस टाइप का होता है? उसके अंदर क्या होती है? जिज्ञासा का लक्षण होता है, मतलब उसको कुछ जानने की इच्छा होती है, इसलिए वो क्या करता है? उस चीज़ को सृजन करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बालक के विकास में महत्व है। बताइए किसका है? वंशक्रम का, वातावरण का, वंशक्रम एवं वातावरण, या फिर भोजन का? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक बालक के विकास में इनमें से किस चीज़ का ज़्यादा महत्व है? वंशक्रम का, वातावरण का, वंशक्रम वातावरण दोनों का, या फिर भोजन का? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है वंशक्रम और वातावरण दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है, बालक के विकास में महत्व किसका है? वंशक्रम का भी होता है और वातावरण का भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? बताइएगा। जन्म होता है जब बच्चे का, उस टाइम बच्चे का वजन कितना होता है? तो 6 से लेके 8 पाउंड तक, या फिर 10 से लेके 11 पाउंड तक, या फिर 2 पाउंड का, या फिर 3 पाउंड का? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म के समय बालक के जो वजन होता है वो कितना होता है? बताइएगा। 6 से लेके 8 पाउंड, 10 से लेके 11 पाउंड, या फिर 2 पाउंड, या फिर 3 पाउंड? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 6 से लेके 8 पाउंड तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 6 से लेके 8 पाउंड तक का वजन होता है एक जन्म के समय बालक का, है ना। एक जन्म के समय बालक का कितना हो जाएगा? 6 से लेके 8 पाउंड तक इसका वजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का सबसे कठिन काल होता है। बताइए इसमें से कौन सा काल जो होता है जीवन का सबसे कठिन काल है? कौन सा? बाल्य अवस्था, शैशवावस्था, गर्भ अवस्था, या फिर किशोर अवस्था? इनमें से कौन सी अवस्था है जो बालक की सबसे ज़्यादा कठिन काल कहलाता है? बताइएगा। आपका टाइमर भी लगा देते हैं हम आपको।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवन का सबसे कठिन काल होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था या फिर किशोर अवस्था। बताइएगा सबके, बताइएगा कौन सी अवस्था कहलाती है सबसे कठिन। चलिएगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था होती है वो क्या होती है, तो जीवन काल की सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है। कौन सी, किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। बताइए शैशवावस्था की किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं। इलेक्ट्रा या फिर अडिपस या फिर टेट्रास्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जिसके प्रभाव के कारण बालिकाएं जो हैं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। इलेक्ट्रा, ऑडिपस या टेट्रास्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, इलेक्ट्रा, है ना। इलेक्ट्रा ग्रंथि के प्रभाव के कारण ही बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संबंध में सही कथन है। बताइए इसमें से विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है। एक कि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, या फिर विकास वृद्धि सूचक होता है, या फिर विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, या फिर विकास जो है वो उसका संबंध भारी परिवर्तन से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम आपके लिए टाइमर लगा देते हैं और बताइएगा कि विकास के संबंध में सही कथन इनमें से कौन सा है। कि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास वृद्धि सूचक होता है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है, या फिर विकास का जो संबंध भारी परिवर्तन से होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। क्या, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरियाँ अपनी किस के प्रति कठोर होते हैं। समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्ति के प्रति, या वास्तविकता के प्रति। तो बताइए पूर्वाग्रही जो किशोर किशोरी होते हैं इनमें से किसके प्रति वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किस आदत के प्रति कठोर होते हैं, है ना। समस्या के, जीवन शैली, संप्रत्ति या फिर वास्तविकता। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा टाइम आपका कंप्लीट होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या के प्रति कैसे होते हैं, वो कठोर होते हैं ना। जो किशोर किशोरी होते हैं वो अपनी समस्या के प्रति कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों के में निम्नलिखित योग्यता में से सबसे अधिक बढ़ावा देता है। किसको, एक सशक्त विद्यालय है वो, उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो विद्यालय उन टीचर्सों की योग्यता में से सबसे अधिक बढ़ावा देता है। किसके, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति के प्रति, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति के, या फिर स्मृति, या फिर अनुशासित स्वभाव। बताइए इसमें से क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सबसे अधिक बढ़ावा देता है। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में, परीक्षण करने वाली प्रवृत्ति में, स्मृति में, या फिर अनुशासित स्वभाव में। बताइएगा। चलिए इसका टाइम भी समाप्त होता है।
चलिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में, है ना। किसमें? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, बताइए, है ना। सिवाय मतलब कि जो सफल समावेशन होता है उसको निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बजाय पृथक्करण के या अभिभावकों की भागीदारी के या फिर संवेदनशील के या फिर क्षमता संवर्धन के, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके लिए टाइमर लगा देते हैं और इसका राइट आंसर बताइएगा कि जो सफल समावेशन होता है उसमें निम्नलिखित में से किस चीज़ की आवश्यकता होती है, सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी के, संवेदनशील बनाने के या फिर क्षमता संवर्धन के, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, पृथक्करण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पृथक्करण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करण के, मतलब सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी की, संवेदनशील बनाना और क्षमता संवर्धन, लेकिन पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किशोर अनुभव कर सकते हैं किस प्रकार का, बचपन के अपराधों के प्रति डर या आत्मसिद्धि का भाव या फिर जीवन के बारे में या फिर दुश्चिंता या स्वयं उनसे सरोकार में, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किशोर इनमें से किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, बचपन के अपराधों के प्रति डर का अनुभव करेंगे, आत्मसिद्धि का प्रभाव का अनुभव करेंगे या फिर जीवन के बारे में अनुभव करेंगे, फिर दुश्चिंता या स्वयं से सरोकार के बारे में चिंता करेंगे, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन, बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक द्वारा या फिर लिखित एवं मौखिक द्वारा या फिर गृह परीक्षा द्वारा, इनमें से किस के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बताइए। बच्चों का अगर मूल्यांकन करना है, अगर आप टीचर बने और आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है तो आप क्या करेंगे, बोर्ड परीक्षा लेंगे उनसे या फिर सतत एवं व्यापक द्वारा या फिर लिखित एवं मौखिक द्वारा या फिर गृह परीक्षा द्वारा, इनमें से किस परीक्षा के द्वारा उसका मूल्यांकन करेंगे। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सतत एवं व्यापक परीक्षण द्वारा, है ना। बार बार उसका परीक्षण करेंगे, परीक्षा लेंगे और मतलब व्यापक जो है ज़्यादातर लेते रहेंगे तो उसका मूल्यांकन होता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या फिर संवेगात्मक विकास का, बताइएगा इसमें से किस चीज़ के विकास, जो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इनमें से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या फिर संवेगात्मक विकास का, इनमें से किसका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस चीज़ का हिस्सा है। चलिएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बौद्धिक विकास का, है ना। अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का मुख्य हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, बताइए इनमें से मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है। ये तो क्वेश्चन अभी आया था, फिर भी बताइए। अभिभावक और अध्यापक के या सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के, वंशानुक्रम या वातावरण के, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। चलिए तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। हमारे सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जाते समय आप क्लास को लाइक करके जाइएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये मत भूलिएगा, हम आपके लिए जो है मैथ की अब एडवांस मैथ की क्लास लेकर आने वाले हैं और उस मैथ की क्लास में आपको सारा जो है पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप पेड क्लास में पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाकर हम आपको ये पूरा कंप्लीट करवाएंगे। चाहे फिर वो आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दें, है ना, या फिर बैंक का एग्ज़ाम दें या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आप कोई भी मतलब एमपी टेट का हो, यूपी टेट का हो या फिर है ना सी टेट का हो, किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों और जिसमें मेंस में आपने मैथ ले रखा हो, खासकर वर्ग 2 वर्ग 1 में, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आप इस क्लास जो आपकी आएगी ये ऑनलाइन रहेगी तो आप ज़रूर इस क्लास को पूरा स्टार्टिंग से ही देखिएगा ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन सके। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताइएगा। जाते समय क्लास को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर जाइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।